वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग विद सभी कहती है आपको खुश आमदीद। और हम लोगों का है ये है हेल्थ सेगमेंट और बात करूंगी आपकी हेल्थ की। जिस तरह हमारे पूरे पाकिस्तान में बल्कि पूरे वर्ल्ड में कोरोना ने एक तबाही मचाई, ये एक ऐसा डिज़ास्टर था जिससे बहुत सारी लोगों की जानें चली गई। इसमें कोई भी नहीं बचा, ऐसे चाहे यानी कि अबव द 50 हो या अंडर द 50, बच्चे बूढ़े जवान मेल फीमेल हर तरह के पर्सन को ये कोरोना ने जो है वो उनकी सेहत को डिस्ट्रॉय किया। अच्छा, शुरू में जब भी कोई मैंने देखा कुछ ऐसी डिज़ास्टर आता है तो हम लोग नहीं समझ पाते। ऑफ कोर्स उसकी पूरी तहकीक की जाती है कि आया कि इसका रीज़न क्या है। फिर उसके जब तक वो मालूम होता है तब तक काफ़ी ज़िंदगियाँ जो हमसे बिछड़ चुकी होती हैं। लेकिन फिर हमारे जाहिर सी बात है बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लोग होते हैं, कुछ ऑफ कोर्स साइंटिस्ट होते हैं, फिर इसका रिसर्च होती है कि आया कि इसका रीज़न क्या है। ऑफ कोर्स अभी हमारे यहाँ डॉक्टर भी जब उसकी रिसर्च हुई मालूम हुआ कि अभी ये कोरोना का हमें किस तरह, अगर उसकी मतलब इट्स मीन कि कोई वैक्सीन लाने से पहले उसको क्योर करने के कुछ तरीके मालूम हो जाते हैं कि हम कैसे हमसे जैसे मास्क लगाना, सैनिटाइज़र यूज़ करना और क्लीन रहना और पानी पीना, कहवा पीना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जिससे हम थोड़ा क्योर हो गए थे। लेकिन आज मैं क्योंकि अभी कोरोना से बिगड़ के कुछ ओमिक्रॉन और कुछ इस तरह की हमें हमारे सुनने में आई है और ऐसा कुछ हुआ है भी, ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही लफाजियत कर रही हूँ। ऑफ कोर्स डिजीज़ कुछ बिगड़ के उसकी डिफरेंट शेप बन जाती है, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड। ये भी सुना कि अभी पहला हमला फिर दूसरा ये तीसरा, इस तरह का भी। आज मैं चाहती हूँ कि इसके बारे में प्रॉपर हम आपको अवेयर करें कि लेट्स सी कि ये किस तरह हमें बचना है, आगे सेव रहना है। क्योंकि मैं जो देख रही हूँ सब बसेस भरी हुई हैं, ऑटोज़ भरे हुए हैं और हम बाइक पे 4-4 लड़कों को एक साथ देख रहे हैं। तो क्या ये सब हमारे लिए, या बाज़ार में आप देख लें एक दूसरे से टच होकर गुजर रहे हैं, तो ये क्या हमारे लिए बेहतर है या नहीं। आज इसके बारे में डिस्कस होगी और आप लोगों ने भी कोई क्वेश्चन करना हो तो लाइव कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही सीनियर डॉक्टर्स मौजूद हैं। सबसे पहले मैं उनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ, फिर हम उनसे गुफ्तगू करेंगे रेलिवेंट टू ओमिक्रॉन से, ठीक है, कोरोना वगैरह सब जो हमारे रेलिवेंट हमारी डिजीज़ चल रही हैं। तो यहाँ पर मौजूद हैं, मौजूद कौन है, डॉक्टर मुमताज़ अली बलोच साहब जो एमरजेंसी फिजिशियन हैं, डाउ यूनिवर्सिटी हॉस्पिटल से हैं। तो आज वो हमें इस तरह जो कोरोना से रेलिवेंट जो है डिजीज़ के बारे में बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं? डॉक्टर साहब मैं आपसे गुफ्तगू, बिल्कुल आप चाय प्लीज़ लीजिए, ये ना ठंडी हो जाए। तो मैं हमारे एक और भी हमारे गेस्ट मौजूद हैं, वो भी हेल्थ से रेलिवेंट है, तो मैं उनका इंट्रोडक्शन करूँ फिर हम गुफ्तगू जारी करेंगे, ठीक है। मेरे राइट हैंड पर तशरीफ़ रखते हैं, ऑफ कोर्स मेरे पहले प्रोग्राम में आ चुके हैं और फैमिली फिजिशियन है डॉक्टर ओन अहमद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? आज है टॉपिक जो है वो कोरोना से रेलिवेंट है। अब आप लोग हमें और मज़ीद बताएंगे कि क्या तबाही मचाने वाला है। देखिए, ये तो इसकी अब 5th वेव ऑलमोस्ट आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें अब ऑलमोस्ट हमने इतने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं, गवर्नमेंट ने इतने पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम्स किए हैं कि इसकी अलामात और इससे प्रिवेंशन के तरीके ये ऑलमोस्ट हर बंदे तक पहुंच चुके हैं और उसको पता चल चुके हैं कि ये क्या है, और हर बंदे को कुछ ना कुछ इसका नॉलेज आ चुका है। अब ये जिस तरह की अभी तक हमने पैटर्न देखा है इस डिज़ीज़ में कि इसकी 1-2 महीने के बाद एक वेव आती है, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके केसेस बढ़ना शुरू होते हैं और फिर एक स्पाइक आती है जिसमें बहुत ज़्यादा केसेस हम सर्च देखते हैं पेशेंट्स की, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसका डिक्लाइन होता है। फिर 1-2 महीने एक साइलेंस का पीरियड चलता है और फिर एक नए वेरिएंट के साथ ये वायरस अपने आप को म्यूटेट करके अपनी शक्ल तब्दील करके एक नए नाम के साथ फिर इफेक्ट होना शुरू होता है दुनिया की किसी कंट्री में, और आहिस्ता आहिस्ता फिर पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहे हैं। तो अभी तक हम ये इसका पैटर्न देख रहे हैं। ओके, अच्छा, मैं जिस तरह भी मैंने बताया है कि मुमताज़ अली बलोच साहब मौजूद हैं और इन्होंने बहुत सारे ऐसी जगहों पर फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हम कहते हैं कि सोशल वर्किंग में भी आते हैं। तो इनसे एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या हमें कोरोना से महफूज होने के लिए हमें क्या इक़दाम करने चाहिए? थैंक यू फॉर द इनवाइटिंग। कोविड जब से आया है 2020 से लेकर, और ये कोविड-19 नवंबर 2019 में शुरू हुआ था चाइना से, आपको पता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो 5th वेव है ये डिक्लाइन में है। फरवरी के मिड से ये डिक्लाइन शुरू हो चुका है पाकिस्तान में। कोविड आने के बाद दुनिया बदल चुकी है, वो दुनिया पहले वाली नहीं रही।
ठीक है। अब इसमें है कि एहतियात बरतना है हमेशा सबको, मास्क यूज़ करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना है, हैंड वॉश करना है, जहाँ गैदरिंग बहुत ज़्यादा है वहाँ एहतियात करना है, रश वाली जो जगहें आपने कही हैं कि वहाँ जाने से मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, वैक्सीनेशन लाजिम है कि वरना ये कोविड, किसी को कोविड ख़त्म नहीं हुआ, कम हो जाता है, वेव्स आती हैं फिर कम हो जाते हैं। तो अब ये डिक्लाइन आया हुआ है। इस वक्त जो करंटली पाकिस्तान का तकरीबन कल तक था पॉजिटिविटी रेशो अबाउट 3% था, जो कि लास्ट मंथ ये कोई 50+ चला गया था। मगर ओमिक्रॉन को अगर कंपेयर करेंगे हम डेल्टा वेरिएंट से, जो कि इससे पहले था, जो जिसने कि तबाही मचाई थी बहुत से मुल्कों में, जिसमें मॉर्टलिटी बहुत ज़्यादा थी, अमवात बहुत ज़्यादा हो रही थी, ओमिक्रॉन में अमवात कम हुई हैं, हॉस्पिटलाइजेशन कम थी। उसकी 2-4 वजूहात हैं। एक तो वैक्सीनेशन, पाकिस्तान में जो वैक्सीनेशन हमारी तकरीबन पार्शली वैक्सीनेटेड जो लोग हैं वो 10 करोड़ 22 लाख के करीब हैं, ठीक है। फुली वैक्सीनेटेड वो 9 करोड़ के करीब हो चुके हैं। तो वैक्सीन ने बड़ा ज़बरदस्त मेजर रोल जो है ना वो अदा किया है। इसके अलावा मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग, हैंड वॉश, इन चीज़ों से भी फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, एक सवाल और करूँगी। जैसे आपने कहा एक लहर और है, फिर जैसे डॉक्टर ऑन ने भी कहा, हमें भी मालूम है अब ये चौथी है तो 5वीं है। जब इंसान के कुछ ऑर्गन बहुत वीक होता है, लाइक कुछ लोगों को लंग्स बहुत कमज़ोर है, जिसमें हमारी नेचुरल फूड तो है भी नहीं ना, तो अगर किसी के लंग्स वीक हों या किसी को हार्ट प्रॉब्लम हो, तो क्या जिनको कोरोना अल्लाह न करे अगर ये लहर आती है तो क्या इनके ऊपर साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं? देखें, इसके लिए अब जो इंटरनेशनली जो प्रोटोकॉल फॉलो किया जा रहा था, इवन पाकिस्तान में भी किया गया, बूस्टर डोज, ठीक है। वो लोग जो 60+ हैं, हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, या जिनको इम्यूनो कम्प्रोमाइज ड्रग्स पे हैं, या को मार्बिड, जिसको गुर्दों की बीमारी, दिल की, फेफड़ों की बीमारी है, उनके लिए बूस्टर डोज का गवर्नमेंट ने ऐलान किया, जो कि तकरीबन 3.5 लाख लोगों ने पाकिस्तान में लगवा भी लिया। तो वो तो बूस्टर डोज लगवाएं अपना। इसके अलावा एहतियात करना है, प्रिकॉशंस लेने हैं, उन्हें बिल्कुल मास्क के बगैर बाहर नहीं जाना। अगर कोई घर में इन्फेक्टेड होता है, किसी को जुकाम, खांसी, बुखार, शुबा भी होता है, तो वो आइसोलेट हो जाए और अपना टेस्ट करवा ले। अच्छा एक बात है, हमारे दरमियान कॉल है, इजाज़त है कॉल? जी जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सभी, गुड मॉर्निंग, कैसी हैं? गुड मॉर्निंग। थोड़ी आवाज़ शहजाद भाई ऊंची कीजिएगा जी। कैसे हैं याया? अल्हम्दुलिल्लाह, साईं को, मुमताज़ अली बलोच साहब को बहुत सलाम हो, मेरा दोनों को सलाम हो। असल में बात है कि हम सरकारी अस्पताल हमारे काफी काम कर रहे होते हैं, लेकिन जाहिर बात है लोग क्रिटिसाइज तो करते हैं, लेकिन सभी मैंने खुद देखा, अगर ये सरकारी हॉस्पिटल ना होना और इमरजेंसी सर्विसेज ना हो तो बहुत सारे लोग सड़कों पे मर जाए। वो जितने भी कैजुअलिटी होती है पहले डाउ जाती हैं, जना जाती हैं, तो जाहिर बात है वो एक उनकी सर्विस होती है। प्रेशर बहुत होता है, जाहिर काम करना मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी हमें अप्रिशिएट जरूर करना चाहिए, हर वक्त क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। देखिए बात ये बलूच भाई कि हमारे यहाँ ओमिक्रॉन तो जाहिर फिर भी काफी कंट्रोल में रहा है, लेकिन हमारे पब्लिक में अवेयरनेस नहीं है जनरल हेल्थ केयर की या फिर हाइजेनिकली टैकल करने की चीजों को। तो हम जो है ना, जैसे मास्क है, मास्क की भी होती है एक ऐसा मास्क जो लोग पहनते हैं और वो गंदा मास्क यूज कर लेने से एक फॉर्मेलिटी के तौर पे यूज करते हैं, और जो हमारे जनरल फिजिशियंस हैं वो जो है ना वो बहुत देर में डायग्नोज करते हैं चीजों को और फिर चीजें बिगड़ जाती हैं। तो आप जाहिर है आपका एक वसी तजुर्बा है, तो आप आवाम को क्या मैसेज देंगे? हमें जो मास्क के अलावा, मास्क तो है, और मास्क को हमें किस किस का यूज करना चाहिए, कितनी देर कौन सा मास्क यूज करना चाहिए, और हमें जनरल हेल्थ केयर में किस बात का बेसिकली ख्याल करना चाहिए? यही मेरा सवाल है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। थैंक यू जी। इस हवाले से एक तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अच्छे इनिशिएटिव लिए थे शुरू में कि प्रिकॉशंस के हवाले से, मगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध के बारे में बता दूं क्योंकि मैं उनके साथ काम करता रहा हूं, और कि कोविड के हवाले से इन्होंने बहुत ज़बरदस्त सेटअप बनाया हुआ है, हॉस्पिटल्स बनाए हुए हैं, डिफरेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स, इवन नीपा पे SIDH है जो कि डाव से हमारे पास लिंक है। जो भी पेशेंट अगर कोविड का आ जाता है वो फ्री ऑफ कास्ट उनकी एडमिशन भी होगी, ट्रीटमेंट भी होगी। इसी तरह सिविल में, जिना में, लियारी जनरल, ट्रामा और मुख्तलिफ सेंटर्स बनाए हुए हैं। उन पेशेंट्स को अगर किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आ जाते हैं, हॉस्पिटल में आ जाते हैं, इमरजेंसी देने के बाद फ्री ऑफ कास्ट ट्रांसफ़र किया जाता है अमन एम्बुलेंसेस के ज़रिए, इवन घर से पिक किया जाता है, हॉस्पिटल में शिफ्ट करके बेहतरीन इलाज मुहैया किया जाता है फ्री ऑफ कास्ट। तो ये गवर्नमेंट ने बड़ा ज़बरदस्त स्टेप लिया था।
वो दूसरा हिस्सा जो है मेरे भाई का कि मास्क कब तक यूज़ करना चाहिए। जो सर्जिकल मास्क नॉर्मली हम यूज़ करते हैं ये डिस्पोजेबल मास्क होता है। ये अब अगर आप एक दिन यूज़ करते हैं तो इसको आप जो है ना फिर डिस्कार्ड कर दें। इसके अलावा ज़्यादातर आप लोग देखा होगा जो कपड़े का बना हुआ मास्क यूज़ करते हैं उसमें जो है प्रोटेक्शन कोई 5% के करीब होती है, ज़्यादा नहीं होती। ठीक है, तो वो भी अगर यूज़ कर रहे हैं तो फिर वो वैक्सीनेशन की हो, सोशल डिस्टेंसिंग का एहतियात करें और एक मरतबा यूज़ करके या तो उसे वॉश आउट कर दें, कपड़े का बना हुआ है, या तो डिस्कार्ड कर दें। सर्जिकल मास्क एक दिन से ज़्यादा काम नहीं करता है। इसके अलावा हेल्थ केयर वर्कर्स यूज़ करते हैं N95 जो कि हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स यूज़ करते हैं या रेस्पिरेटर यूज़ करते हैं। वो डिपेंड करता है। रेस्पिरेटर तो आप उसको फिर स्टरलाइज कर सकते हैं। N95 अगर आप एक्सपोजर हो चुका है तो वो भी डिस्कार्ड होगा। ओके, अच्छा, जिस तरह इन्होंने कहा कि मास्क यूज़ कर दें, कि आगे आप क्या समझते हैं? अक्सर लोग बहुत, मतलब मैं क्या कहूँगी अपनी आवाम के बारे में, कि इस चीज़ को बहुत उन्होंने लाइट लिया है कुछ लोगों ने, कि ये क्या इंजेक्शन लगाने को इम्पोर्टेंस नहीं दी कि भाई ये कोई ख़ास नहीं है, ज़रूरी नहीं है, हमें कुछ नहीं होगा। आप क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? नहीं, ऐसा नहीं है। बेसिकली जो एविडेंस जो चीज़ें कुछ शो कर रही हैं, रेशो ऐसा है मेरे सामने कुछ लोग नहीं जैसे मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ, मैं बिल्कुल उससे एग्री हूँ। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने जब वैक्सीन्स के रिजल्ट्स देखे हैं तो हर वेव के बाद हमने ये ऑब्ज़र्व किया है कि केसेस के अंदर उस तरह की शिद्दत नहीं आई। इवन कोविड होता था पेशेंट्स को, लेकिन वो फिर जल्दी ठीक हो जाते थे जो कि वैक्सीनेटेड पेशेंट्स होते थे। इवन ऐसी कोमॉर्बिडिटीज़ जैसे कि डायबिटीज़ है, उसमें पेशेंट इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज स्टेट में होता है। उसका मतलब ये है कि उसकी क़ुव्वत मुदाफ़त कम होती है। इस तरह के पेशेंट्स को कोविड की मोर्टेलिटी यानी कोविड से होने वाली अमवात में इजाफा होता है। लेकिन जो कि वैक्सीनेटेड हों और ख़ास तौर पर फुली वैक्सीनेटेड हों, जिनको दोनों डोजेज़ लगी हुई हैं, और ऐसे पेशेंट जिन्होंने उन दोनों डोजेज़ के बाद बूस्टर डोजेज़ भी लगाई हैं, सही, उसके बाद जो है हमने देखा है कि कोविड की जो क्रिटिकलनेस है ना, वो हमने उसमें कमी देखी है कि इतने क्रिटिकल ये पेशेंट्स नहीं बूस्टर होते। डोजेस मतलब इसका क्या? इसका ये brief मतलब होता है कि एक तो वैक्सीनेशन है, मोस्टली जो वैक्सीनेशन है उनकी 2 डोजेज़ होती हैं। तो 2 डोजेज़ तो उसकी कंप्लीट हो गई हैं। उसके बाद आपने किसी और कंपनी की वैक्सीन लगा ली तो उससे ये हो जाएगा कि वो डिफरेंट तरीके से एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं हमारे जिस्म में। ओके, तो हमें एक ब्रॉड रेंज ऑफ जो है ना कवर मिल जाता है प्रोटेक्शन का कोविड के अगेंस्ट, क्योंकि वायरस भी अपनी शक्ल म्यूटेट कर रहा है। ठीक है, ठीक। तो इसलिए अगर हम डिफरेंट तरीके से डिफरेंट वैक्सीन्स को लगाएंगे तो उससे ये हो जाता है कि हमारी इम्यूनिटी को मज़ीद जो है ना बूस्टअप मिलता है। Good. और मोस्टली जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो वो 2019 में हुआ था। बाय द एंड ऑफ 2020 वैक्सीन आना शुरू हो गई थी। ठीक है। तो उस वक्त की लगी हुई वैक्सीन 1 साल के बाद जो एंटीबॉडीज़ को हमने थोड़ा और स्टिमुलेट करना है, इसलिए हम बूस्टर डोजेज लगाते हैं उस वक्त में। तो वो बड़ा अच्छा उसका हमें रिजल्ट देखा गया। वो भाई ने जो क्वेश्चन किया था वो ये कह रहे थे कि हमें कैसे पता चलता है कि फिर जो है ना अलामात जो हैं वो अब सीरियस हो रहे हैं। देखें, जो भी वायरल फ्लू है जी, जैसे कोविड में भी, उसमें आपको वायरल इलनेसेस में 4-5 अलामात आते हैं, जिसमें आपको बुखार चढ़ता है, ज़ुकाम होता है, खांसी होगी, गले में दर्द होगी जब आप स्वॉलो करेंगे या खाएंगे कोई चीज़, और नाक बहेगा, कफ के साथ बाज़-औक़ात आपको बलगम भी आएगी। ये सारी ऐसी अलामात हैं जो कि वायरल डिजीज़ को शो करती हैं, इंडिकेट कर रही है कि आपको ये हो गया है। ओके, तो अब उस वायरल डिजीज़ में सीरियसनेस कब आती है कि जब आपका सांस फूलने लगता है, ठीक। ठीक है, और आपका जिस्म बहुत ज़्यादा बेजान महसूस हो आपको। तो इस सूरत हाल में आपको फिर जो है इमरजेंसी डिपार्टमेंट में किसी भी हॉस्पिटल में जहाँ पे कोविड की अच्छी इमरजेंसी ट्रीट केयर की जा रही है वहाँ पे आपको चले जाना चाहिए। ठीक। तो ये कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं या रेड साइंस हैं कि जिसके बाद आपको पता चल जाना चाहिए कि अब बीमारी मेरी शिद्दत इख्तियार कर रही है। दूसरा, कोविड में हमने एक चीज़ ऑब्जर्व की है, वो है हैप्पी हाइपोक्सिया। हैप्पी हाइपोक्सिया का मतलब ये है कि अमूमन जब मरीज़ का सांस फूलता है तो वो आराम से बैठ नहीं सकता या लेट नहीं सकता, उसको सांस की फूलने की शिद्दत की वजह से उसको तकलीफ़ शुरू हो जाती है। लेकिन कोविड में हमने ये ऑब्ज़र्व किया कि सांस मरीज़ का लंग्स डैमेज हो चुके होते हैं, लेकिन बज़ाहिर तौर पे मरीज़ बैठा होता है और वो अपने आप को कंफर्टेबल महसूस कर रहा होता है। तो इस तरह से कई हमने पेशेंट्स को ऑब्जर्व किया कि जब वो हमारे पास आते हैं तो वो बज़ाहिर क्लिनिकली इतने हमें बुरे नहीं लग रहे होते सांस फूलने के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही लंग्स मोर अफेक्ट होना शुरू होते हैं उनके, तो उनकी क्लिनिकल कंडीशन मजीद डेटियोरेट तो करना ये शुरू कर लंग्स का जाती है। ट्रीटमेंट क्या वही तरीका है वो चेक करने का, नोज के अंदर डाल के? नहीं, ये बेसिकली हम एक पल्स ऑक्सीमीटर होता है, आजकल हर बंदे को पता है और मार्केट में इजीली अवेलेबल है और बस बहुत सस्ता है। तो पल्स ऑक्सीमीटर से आप अपने ऑक्सीजन सैचुरेशन चेक करते रहें, बिलो 90 या बिलो 88 जाना शुरू हो जाए तो इसका मतलब है कि आप
कि जो डिजीज़ है वो शिद्दत इख्तियार करने वाली है, तो आपको एक इमरजेंसी ट्रीटमेंट चाहिए जिसके बाद आप बेहतर हो जाएंगे। ओके ओन साहब, आपने मतलब एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात। अच्छा, मैं क्योंकि आप डाओ के इमरजेंसी जो है फिजिशियन भी हैं, तो माशाल्लाह उसको एक छोटी मोटी बात नहीं है। लोग जो है यहाँ पर आप तशरीफ़ लाए, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप एज अ लीड कर रहे हैं, हेड हैं वहाँ के, हेड ऑफ डिपार्टमेंट। तो मुझे ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने कहा कि लंग्स वो हो जाते हैं, ये बूस्टर वैक्सीनेशन के वैक्सीन हम लोग करते हैं, इसमें कहते हैं जितने बूस्ट डोज लगाते हैं, इसके बारे में आप थोड़ा, मैं चाहती हूँ और ब्रीफ कर दें। देखिए, जो वैक्सीन क्योंकि मेडिकल टर्म्स थोड़ा हम लोगों को कम ही मालूम है, लेकिन मैं चाहती हूँ वैक्सीनेशन जो हो रही थी, शुरू में हमारे पास चाइना की वैक्सीन आई थी, उनकी जो प्रोटेक्शन हो रही थी हमारे पास 50 से लेकर 65% तक थी, जिसमें साइनोफार्म भी थी और मुख्तलिफ साइनोवेक भी थी और मुख्तलिफ वैक्सीनेशन थी। उसके बाद अमेरिकन वैक्सीन आना शुरू हो गई, जिसमें कि फाइजर है, मॉडर्ना है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैक्सीनेशन है। उनकी जो इम्यूनिटी हमारी बूस्ट जो हो रही थी और प्रोटेक्शन जो थी वो 90-95% तक थी। अब वो गवर्नमेंट ने ऐलान किया कि क्योंकि म्यूटेशन, डॉक्टर साहब ने बताया जिस तरह की म्यूटेशन हो रही है इसमें भी, वायरस में, तो वैक्सीन अब किसी की 2 वैक्सीन हो चुकी हैं, चाइनीज़ वैक्सीन, उसकी अगर इम्यूनिटी 65-70% तक भी है और वो वैक्सीनेशन 6 महीने 1 साल के अंदर इम्यूनिटी डिक्रीज होना शुरू हो जाती है, कि बूस्टर डोज लगने के बाद फिर इम्यूनिटी बूस्ट हो जाती है, प्रोटेक्शन लेवल हमारा वो 90% तक चला जाता है, तो बड़ा फ़ायदेमंद है। और अब तो गवर्नमेंट ने ऐलान किया है कि 12 साल से बड़े जो बच्चे हैं उनके लिए भी, वो 12 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनके लिए भी इवन स्कूल्स में शुरू कर दी है कि वो फाइजर वैक्सीन लग रही है। अच्छा, यानी कि पहले हम समझते थे कि इंजेक्शन या वैक्सीन जो है वो सिर्फ अबव द 15 को ही लगवानी है, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि अब स्कूल्स में भी जाके बहुत कन्वीनियंट कर दी है। देखिए, वक्त के साथ अब क्योंकि ये वैक्सीनेशन इतनी जल्दी, ये जरासीम आया है, कोविड आया है, वैक्सीनेशन भी बड़ी जल्दी में इसकी बनी है, मगर इसके एक्सपेरिमेंट होते गए, पता चलता गया कि किस एज में लगाते हैं। शुरू में तो ओल्ड एज में शुरू की गई, फिर ऐसा 50 ईयर, 40, 30 और 12 साल से बड़े बच्चों को लगा रहे हैं, जो कि अब सेफ है। और ओमिक्रॉन में जो था, अब इसमें इन्फेक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, ये 15 से 20 सेकंड में स्प्रेड हो जाता है, एक शख्स से दूसरे में मुंतकिल हो जाता है, जबकि पहले दूसरे म्यूटेंट जो थे, जो वायरस थे, उसमें इतनी जल्दी नहीं थी इन्फेक्टिविटी। अगर एक कमरे में, जैसे कि ये ठंडा मौसम था, अब तो बेहतर हो रहा है, अगर घर में किसी को एक को ज़ुकाम खांसी है और उसे ओमिक्रॉन के असरात हैं या वायरस है, अगर वो छींकेगा, खांसी करेगा, तो कमरे में सबको हो जाएगा, 15 से 20 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगा। तो अगर वो लोग वैक्सीनेटेड अब ज़्यादातर थे तो इसमें हॉस्पिटलाइजेशन कम हुई है, मॉर्टेलिटी कम हुई है, ये फ़ायदा है इसमें। अच्छा जी, जिस तरह, अच्छा मैंने देखा बच्चे ऑफ कोर्स स्कूल में या कॉलेज वगैरह में, तो ये लोग तो बहुत क्लोज होते हैं, इसमें तो फैलने का ज़्यादा जो है वो मेरे ख्याल में हो सकता है, मे बी ऐसा है कि नहीं? बिल्कुल, स्कूल, कॉलेज या जहाँ पे ज़्यादा लोग होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वहाँ फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बड़े बच्चों के लिए तो गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, वैक्सीन लग रही है, हो सकता है कि अब इससे छोटे बच्चों के लिए भी आ जाए कुछ वक्त के बाद वैक्सीन। सर, आप माशाल्लाह सोशल वर्कर भी हैं, जैसे डिफरेंट लोगों को अवेयर करते हैं, तो आपने क्या क्या, कहाँ आप गए हैं और कैसे कैसे लोगों को लीड किया ऐसे? अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह मैं कुछ वक्त जो है यूए में रहा हूँ, यूए रेड क्रिसेंट जायद गिविंग इनिशिएटिव ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल, उसमें मैंने काम किया है एज ए कंट्री मैनेजर। और हम लोग काम करते थे जहाँ पर कहीं डिज़ास्टर आ जाता है इंटरनेशनली, मैन मेड हो या नेचुरल हो, तो उस हवाले से इंडोनेशिया में वोल्केनो इरप्शन हुई थी, तो वहाँ जाकर हमने फील्ड हॉस्पिटल कायम किया था। नेपाल में अर्थक्वेक आया था, तो वहाँ जाकर हमने फील्ड हॉस्पिटल कायम किया था। अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं जिसमें कि हमने सोमालिया में ड्राउट आया हुआ था, तो वहाँ सोमालिया, कीनिया, सूडान, इरिट्रिया, सब जगह गए और तंजानिया, इवन हम गए थे उर्दन में, हमने सीरियन रेफ्यूजीज़ के लिए कैंप लगाया था, वहाँ गए थे। तो मुख्तलिफ कंट्रीज में जाना होता है। इंसानी खिदमत भी साथ साथ आप करते रहे और सब जगह गए, कितनी अच्छी बात है। हमारे दरमियान कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर परवेज मेरा नाम है जी, क्या पूछते हैं डॉक्टर साहब? मैं ये डॉक्टर साहब से बात करना चाह रहा हूँ, ये वैक्सीन के सिलसिले में जो बात कर रहे हैं। जी जी, मैं आप टेलीविजन को देखेंगे तो बात नहीं कर पाएंगे, आप मुझसे बात। ये जो वैक्सीन है, मैंने कोई 8-10 कैल्सिनो जो थी वो लगवाई थी। ठीक है। हेलो
जी जी सुन रहे हैं हम, तो सुन सर रहे हैं। जी बूस्टर डोज जो है ये मैंने जनाब से फाइजर की लगवाई थी, तो पहले मुझे सिंगल डोज वैक्सीन लगी थी। तो अब मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जो है बूस्टर के बाद मुझे नेक्स्ट दोबारा लगानी चाहिए एक और डोज या नहीं, क्योंकि जनाब उन्होंने तो मुझे वो दोबारा कोई उसका कोई नहीं दिया था कि ये सेकंड आपको और लगेगी। ओके, समझ आ गया। थैंक यू सो मच। कैंसिनो वैक्सीन का ही सिंगल डोज है हमारे पास, सिंगल डोज लगती है। उसके बाद बूस्टर डोज के 2 तरीके का आ रहे हैं। अगर वही पाकिस्तान में यहाँ रहते हैं और बूस्टर डोज 1 लगता है तो सफिशिएंट है। अगर इंटरनेशनली ट्रैवल करना चाहते हैं तो उसके लिए 2 वैक्सीनेशन का आपको चाहिए, कार्ड चाहिए, तो 2 वैक्सीन लगवा सकते हैं। एक फर्स्ट डोज लगता है बूस्टर फाइजर, 28 दिन के बाद सेकेंड डोज लगता है, तो लगवा सकते हैं इसमें। ये इन पर डिपेंड करता है। अगर ट्रैवल करना चाहते हैं तो ये लगवा लें, वरना 1 डोज भी सफिशिएंट है। ठीक है। अच्छा, क्योंकि ऑफ कोर्स डॉक्टर हेल्थ कंसल्टेंट मौजूद हैं, तो हम ये कहेंगे कि हम कुछ ऐसी बातें करते हैं जो हमारी डिफरेंट लोगों ने, जब ये आया था वैक्सीन आई थी, तो बहुत सारे लोगों ने डिफरेंट ऐसे ह्यूमर वीडियो सोशल मीडिया पे शेयर किए जो बहुत सारे लोगों को माइंड को डाइवर्ट कर रहे थे। लाइक इसको लग गया और ये मर गया। अब मैंने इतने सारे लोगों में 1% के साथ ऐसा हुआ, तो और क्या कहते हैं आप डॉक्टर साहब, मतलब ऑफ कोर्स हमारे नाज़रीन के लिए। जी देखें, ज़ाहिर है ये जब स्टार्ट में ऐसे हुआ था तो मेडिकल हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए काफ़ी मुश्किलात आई। हमें पब्लिक को समझाना पड़ा कि ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि नेचुरली जब भी आप एक इम्यूनिटी के जो प्रोग्राम्स चलते हैं बच्चों में भी, और उसमें हम एक पेंटा वैक्सीन है, उसका एक नाम है, वो हम बच्चों को लगाते हैं हर 4-4 वीक के वक्फे के साथ। अब उस वैक्सीन के बाद जो है ना फ़ौरन बच्चे को एक फ़ीवर की स्पाइक आती है। ओके, ठीक है, वो वैक्सीन रिलेटेड होता है, उसमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। होता क्या है बेसिकली वैक्सीन में, कि वैक्सीन में कुछ ऐसे एंटीजन्स होते हैं कि जब वो आपके जिस्म में जाते हैं तो वो एक एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन कॉज करते हैं, जिसमें वो एंटीबॉडीज़ को स्टिमुलेट करते हैं ताकि वो एंटीबॉडीज़ पहले से तैयार हो जाएँ कि अगर ओरिजिनल वायरस आपके जिस्म के अंदर अटैक करे, तो उसको सेव करने के लिए वैक्सीन जो है ना, हम इम्यूनिटी हमारी बूस्ट करती है। अब जब भी ये एंटीजन और एंटीबॉडी का आपस में एक रिएक्शन होगा तो बॉडी के अंदर फीवर की स्पाइक आ सकती है। ओके, तो किसी भी वैक्सीन से इस तरह की फ़ीवर और बॉडी में पेन्स, और ये 2-4 दिन तक चलता है, इससे ज़्यादा नहीं चलता। तो जब भी इस तरह के केसेस होते थे वैक्सीन लगाने के बाद हमारे पास रिपोर्ट आती थी, तो हम उन पेशेंट्स को यही एडवाइस करते थे कि आप जस्ट पैरासिटामोल लें, पानी इंटेक ज़्यादा करें, बेड रेस्ट करें, 2-4 दिनों में ये फीवर सेटल हो जाएगा। हमारे इधर मैंने कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं इकबाल अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ। कहाँ से? कराची से। जी, कराची से बात कर रहा हूँ, बादलाबाद से। मुझे 83 या 84 में मुझे वो जॉन्डिस हो गया था, लीवर का मसला हो गया था। इसके बाद से मैं कोई भी दवाई खाता हूँ तो मुझे रिएक्शन हो जाता है, एंटीबायोटिक या कोई रिजेक्ट मैं नहीं खा सकता हूँ। तो इसकी वजह से मैंने अब तक वैक्सीन नहीं लगाई, क्योंकि मेरे को डर लगता है कोई मसला ना हो जाए। ओके डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने कॉल की। देखें, इसके लिए तो ये अपने डॉक्टर जो जी। हैं गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट, इनसे मिलें और उनसे मिलकर वैक्सीन के बारे में दरियाफ्त कर लें। ठीक नॉर्मली जो है कि अगर कोई लिवर का पेशेंट है या कोई गुर्दों का पेशेंट है, कोई दिल का मरीज है, तो उनके लिए अमेरिकन वैक्सीन जो है ना, फाइजर, मॉडर्ना, वो ज़्यादा सेफ साबित हुई हैं और वो पेशेंट लगवा भी रहे हैं। बेहतर है अपने जो है गेस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट से मशवरा करके वो वैक्सीन करवा लें तो बेहतर है। जी, आप टेंशन ना लें, ऑफ कोर्स आप लगवा सकते हैं। अच्छा, एक और भी है कि आप ये ना समझा करें कि जब ऐसे ही जाएंगे और इंजेक्शन लग जाएगा, आपकी पूरी हिस्ट्री ली जाती है, ऑन सब ली जाती है ऑफ कोर्स, कि आप शुगर नहीं है, आपको हाई ब्लड प्रेशर नहीं है, आपका बीपी, यहाँ तक कि मैंने देखा डॉक्टर साहब लोगों का आई का ऑपरेशन भी होता है ना, अगर वो मतलब शुगर पेशेंट है तो उसका जब तक बीपी कंट्रोल नहीं होता उसका आई का ऑपरेशन नहीं होता। यही है, डॉक्टर कभी रिकमेंड नहीं करता। शुगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करके फिर सर्जरी तो वो किस तरह वैक्सीन आपको लगाया देगा? नॉट पॉसिबल। तो लेकिन फिर भी लोग जो है ना, वो सिर्फ अवेयरनेस की कमी की वजह से ऐसा वो कर रहे हैं, वरना तो मेरे ख्याल में सबको लगा है तो बहुत बेहतर है। मौजूद होती है, बिल्कुल हिस्ट्री लेती है, हिस्ट्री लेने के बाद ही फिर वैक्सीन का वो जो है ना प्रोसीड करते हैं कि बिल्कुल। अच्छा, आप क्या देखते हैं एज कम्पेयर टू, ऑफ कोर्स आप सारे कंट्री गए हैं, बलोच साहब मैं ये पूछना चाहूंगी और एक बड़े इदारे से ऑफ कोर्स रेलेवेंट भी हैं, तो मुझे ये बताएं कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में और आउट ऑफ कंट्री में, जो ऑफ कोर्स कोरोना तो पूरे वर्ल्ड में आया, तो यहाँ के लोगों ने कितना इसको मतलब फॉलो किया या मैं कहेंगे एडमिट किया, ये कहूँगी, एज कम्पेयर टू दूसरे कंट्रीज में? देखें, ये हमारी एक बदकिस्मती है
जी। कि यहाँ हमारे जो आवाम हैं ये सीरियस नहीं लेते किसी हाँ, चीज़ को, ये serious सवाल नहीं आसान कर लेते ना। दिया। यानी कि अभी भी संजीदगी पूछते हैं, से किसने अभी किया? भी 2 सालों के बाद भी पूछते हैं कि डॉक्टर साहब कोविड है कि ये झूठ बोल रहे हैं। ठीक है, अभी भी उनको इतबार नहीं वैसे आता। कसीम साहब ने वाकई में, मैं यही बोलने वाली कि वाकई में लोग ऐसे कहते छोड़ो यार ये ऐसी जो बेवकूफ बना रहे। मगर ये है कि वैक्सीनेशन तकरीबन 10 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने लगवा लिया है, ये अच्छी बात है हमारे पास, और उसी वजह से ये कि इन्फेक्शन कम हुआ है हमारे पास और वेव्स भी जल्दी ख़त्म हो जाती हैं, और इस 5th वेव में हमें मॉर्टेलिटी तमाम कम मिली है वैक्सीनेशन की वजह से, और लोग एहतियात कर रहे हैं, बिल्कुल मास्क पहने, ज़्यादातर जो है ना जो बड़े शहरों में अवेयरनेस प्रोग्राम्स होने की वजह से, और गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोग्राम्स करें कि लोगों को पता चले और वो एहतियात करें। अच्छा, एक और बात पूछना चाहूँगी अब, ये कि कुछ लोग कहते हैं 3 है इसकी वैक्सीन की, 3 है या 2 है, कुछ लोग 1 लगाते हैं दूसरे नहीं लगाते, तो क्या मतलब? देखें, कोर्स पूरा करना चाहिए। अच्छा। जिस तरह नॉर्मली 2 का डोज होता है, एक 1 डोज वाली भी वैक्सीन हमारे पास आई थी कैंसिनो, वो 1 डोज था, और चाइनास की जो भी वैक्सीन थी या अमेरिकन वैक्सीन थी 2 डोज थे उनके। अब बूस्टर अगर कोई लगवाना चाहता है, 2 पहले चाइना के डोज लग चुके हैं या 1 लग चुका है तो 3rd डोज लगवा सकता है, या 2 चाइना के लगे हुए हैं तो 2 अमेरिकन वैक्सीन के लगवा सकता है। ओके, यानी कि आप छोड़े ना, हाँ, कोर्स पूरा करें। देखें, कोर्स पूरा कंप्लीट करें, इससे बड़ा फर्क पड़ा है। हम तो प्रैक्टिकल देख रहे हैं ना, अब वैक्सीनेशन होने के बाद इवन जो है हेल्थ केयर वर्कर्स पहले वैक्सीनेटेड नहीं थे तो इन्फेक्टिविटी रेशियो बहुत ज्यादा था। अच्छा, एक और बहुत इम्पोर्टेंट सवाल आपसे भी है, आपसे भी करूंगी और आपसे पहले आपसे ये कर रही हूँ, ये बताइए कि आपने कहा कि कोरोना तो किसी को भी लग सकता है, एक नवजात बच्चे को भी लग सकता है, तो मुझे ये बताएं उस बच्चे को कैसे ट्रीट करेंगे? अगर उसके बाबा को लग गया, बाहर से लेकर आ गए, उसने वो बच्चे से प्यार किया, बच्चे को भी लग गया, अब बच्चे तो नहीं, देखिए कैसे बच्चों में ज्यादातर देखा ये गया है कि इम्यूनिटी बहुत अच्छी होती है उनमें। ठीक है। उनमें मॉर्टेलिटी रेशियो बहुत कम रहा है, हॉस्पिटलाइजेशन भी बहुत कम रहा है। महीने के बच्चे की बात कर रही हूँ। 1 महीने का हमने तो मदर फीड पे जो बच्चे होते हैं उनको भी देखा है कि पॉजिटिव आते हैं। वो ये है कि वो अपनी मदर के साथ रहेंगे, आइसोलेट रहेंगे कमरे में, और मदर के साथ ही रहना है उस बच्चे को। अगर अकेला नहीं छोड़ना, और बाकी ये है कि ज्यादा फैमिली मेंबर्स उसको उठाना, उस बच्चे को नहीं है टच नहीं करना, एहतियात करना है। ज्यादातर ये बच्चे एसिम्प्टोमेटिक होते हैं जिसमें कि कोई लेकिन आप लोगों के बस इसका कोई खास रेशो नहीं होता, उन्हें बस मल्टीविटामिन या इम्यूनिटी बूस्टर जो है ना ड्रग्स या सिरप ड्रॉप्स दिए जाते हैं छोटे बच्चों में। अच्छा जी, ये बताएं, उन सब मैंने सुना है क्योंकि इन्होंने हंसा दिया तो मैं बड़े सीरियस मोड पे चल रही थी, और मुझे ये बताइए कि लोग तो इसका इंजेक्शन नहीं लगवा के कार्ड बनवा रहे हैं। आपसे पूछो, आप इन्हीं से पूछ रहे तो मुस्कुराए। बताइए, ऐसा भी लोगों ने किया है, चीट किया कि कार्ड बनवा लिया और वैक्सीन नहीं लगाई। अब बताएं। ये तो बाकायदा न्यूज़ में आया है, और ये तो बाकायदा गवर्नमेंट लेवल पर ये चीज़ देखी गई है, और गवर्नमेंट ने इसकी इंक्वायरी भी की है कि उन्होंने भी रिपोर्ट की है कि ऐसे केसेस उनके सामने भी आए हैं। और यूं हुआ है, यूं काम हुआ है, देखे ना भाई, क्या करें जी। बस ये हमारे बदकिस्मती है, लेकिन एक्चुअली होना यही चाहिए बेसिकली कि वैक्सीन्स लगवानी चाहिए और कोर्स पूरा करना चाहिए, तभी आपकी इम्यूनिटी प्रॉपरली डेवलप होती है। 1 डोज से आपकी इम्यूनिटी को इतना अच्छा वो स्पाइक नहीं मिलता कि आप अच्छी तरीके से कोविड से बच सकें। सो कंप्लीट वैक्सीन और उसके बाद बूस्टर डोज, इसका बहुत इफेक्टिव रोल है। जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया, ओमिक्रॉन में हमने देखा कि इतनी डेथ्स नहीं हुई, मोर्टेलिटी रेट कम हुआ है, तो उसकी यही डेल्टा वेरिएंट में बहुत मोर्टेलिटी। तो मैं ये डॉक्टर साहब से यही तो कहा कि एज कम्पेयर टू पाकिस्तान में क्या वाकई में लोगों ने, मुझे नहीं मालूम कितना परसेंटेज, 40, 60, 70, जैसे एज कम्पेयर टू अनदर कंट्री के, यहाँ पर ज़्यादा लोगों ने इसको फॉलो किया, चाहे वो गवर्नमेंट ने बहुत रिस्ट्रिक्शन की, जो भी किया, लेकिन किया, लोगों ने फॉलो किया। चंद लोगों ने नहीं किया होगा, मैं लोगों ने फॉलो किया है। हमें जो भी डेटा मिलता है ना, वो अमेरिका, यूरोपियन कंट्रीज, वो डेवलप कंट्रीज हैं, वो फुल्ली वैक्सीनेटेड हैं। अगर लोग ये कहते हैं कि ओमिक्रॉन से हमें मोर्टेलिटी कम है, तो हमें इतना ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि फुल्ली वैक्सीनेटेड है। हमारे पास अभी भी आधी आबादी में वैक्सीन हुई नहीं, कभी भी ये ओमिक्रॉन सरप्राइज दे सकता है, और डेल्टा वेरिएंट ख़त्म नहीं हुआ। अभी भी आप सुनते हैं ना कि कोविड हो गया, पेशेंट दाखिल हो गया, सीरियस हो गया, तो डेल्टा वेरिएंट भी हो सकता है। ओमिक्रॉन भी अगर कोई जो है, कोई गुर्दे का मरीज़ है, कोई दिल का, कोई इम्यूनो कम्प्रोमाइज्ड है, तो उसे भी जो है ना सीरियस कर सकता है, हॉस्पिटलाइज कर सकता है। जो बात आपने की कि जाली कार्ड बनाते हैं, ये तो क्राइम है, ठीक है। क्राइम के साथ साथ ही खुद को भी धोखा देते हैं, अपनी जान भी खतरे में डालते हैं, घर वालों की भी डालते हैं,
कार्ड तो उन्होंने बना लिया, इम्यूनिटी तो हुई नहीं उन्हें, अब वो कोविड लगने के चांसेस तो ज़्यादा हैं। अगर वो कैरियर भी होंगे तो घर में ले जाएंगे, घर में बड़े बुजुर्ग होते हैं, उन्हें लग जाता है, उनकी जान भी खतरे में डालते हैं। तो ये बड़ा एक जो है ना सीरियस मैटर है और ये क्राइम है, लोगों को एहतियात करना चाहिए, वैक्सीन लाजिम लगवाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, बलोच साहब ने कहा, ओन साहब ने कहा कि ऑफ कोर्स हमें अपनी अगर हेल्थ को अच्छा करना है तो वैक्सीन लगाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये सिर्फ हमारी हेल्थ की नहीं, हमारी फैमिली की और हमारे इर्द गिर्द अपने मासूम बच्चों की सबकी हिफाजत है। लेकिन हम लोगों ने इसको बहुत लाइट लिया। समटाइम मैंने कुछ लोगों को देखा और मैंने अपनी आंखों से जवान जवान लोगों को, यकीन करें, डेथ उनकी देखी। बिल्कुल उनको जैसे वो कहते हैं ना, वो बहुत नज़ला जुकाम और वो कौन सा बुखार होता है, गर्दन तोड़ बुखार, या उन्होंने इस चीज़ को बोला ये ऐसे ही है, लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्यों, क्योंकि ऑफकोर्स आप बहुत, आपका इम्यून सिस्टम बहुत वीक हो जाता है ना, या कोई भी आपको एस्थमा है तो आपने बोला ये तो होता ही रहता है, तो उसके वजह से इम्यून सिस्टम आपका वीक होगा तो ऑफकोर्स हिट करेगा। हमें एहतियात, चलिए तो वो हो गया, हमने अवेयर कर दिया कि लगवाना ज़रूरी है। खाने पीने में हमें कौन सी चीज़ों को ज़्यादा इंटेक करना चाहिए ताकि हमारे क़ुव्वत मदाफ़ियत, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो? देखिए, हेल्दी फूड लेना चाहिए हमें, फास्ट फूड और होटलिंग से एहतियात करनी चाहिए। इसमें हेल्दी फूड ले लें, जूसेस लें, फ्रेश फ्रूट लें, लेमन लें, खाने पीने में एहतियात करें, हनी लें। इन चीज़ों से इम्यूनिटी जो बूस्ट होती है, विटामिन सी है, लेमन है, ऑरेंज है, फ्रेश फ्रूट्स हैं, इनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। और घर में जो खाना बनता है वो नॉर्मल ग़िज़ा वो लेनी चाहिए। फास्ट फूड से एहतियात करें, इन चीज़ों से एक्सरसाइज करें तो इनसे ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है, चले जी, जाते जाते मैं चाहूँगी, बस हमारे पास सेगमेंट का टाइम खत्म हो गया, और सब जाते जाते कोई मैसेज देना चाहेंगे? जैसे इन्होंने कहा हेल्दी फूड्स का है। जी बिल्कुल जी, डेफिनेटली इसमें जो प्रूवन रोल हमने देखा है वो है विटामिन डी का। विटामिन डी इनटेक जो है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है और आपको कोविड से जो है ना, कोविड वायरस अंदर आपके चला भी जाए तो उससे इन्फेक्ट होने में और उसकी सीरियसनेस में विटामिन डी का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और हमने भी अपनी प्रैक्टिस में ये देखा है कि हमने कोविड के पेशेंट्स को जब विटामिन डी के डोजेज देना शुरू किए हैं तो उनकी कंडीशन काफ़ी बेहतर हुई है इससे। अच्छा। तो हमें पब्लिक में वैसे भी हमारे मुल्क में काफ़ी डेफिशिएंसी है विटामिन डी की। उसके लिए है कि हमें सुबह और शाम के वक्त 15 से 20 मिनट हफ्ते में 2-3 दफ़ा धूप में बैठना चाहिए, अपनी स्किन पे धूप को लगाना चाहिए। उससे ये हो जाएगा कि आपकी विटामिन डी का नेचुरल जो इनटेक है वो बढ़ जाएगा। ओके, अच्छा, ये वो वाली धूप नहीं है, 2-3 बजे की धूप नहीं है, ये सुबह की, उसकी रेज जो है ना वो आपके लिए बहुत सुटेबल है एज कम्पेयर टू, आप समझे, धूप लेनी, चलो जी वैसे ही निकलूंगा दोपहर में तो फिर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसमें भी होगा, लेकिन उसमें अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस बढ़ जाएंगे और स्किन के जलने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे सुबह और शाम के लिए बेहतर। जी, ऑन साहब ने तो दे दिया मैसेज, मैं समझो बलोच साहब से पूछना चाहूंगी, आप भी हमारे नाज़रीन को कोई मैसेज दे दीजिए जाते जाते। देखिए, एहतियात करें, हमारा आजकल जो है ना वेदर चेंज हो रहा है तो फिर मलेरिया डेंगू के केसेस आना शुरू हो चुके हैं। तो एहतियात करें, फुल स्लीव पहने, घर में स्प्रे करें, रेपेलेंट लगाएं और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें। अगर वैक्सीन पार्शली करवाई है तो फुल करवा लें, नहीं करवाई तो शुरू करवा लें वैक्सीनेशन, और अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखें। थैंक यू जी, अपना और अपने घर वालों का। थैंक यू बलोच साहब, बहुत शुक्रिया है नोन साहब, थैंक यू जी। नाज़रीन, यहाँ हो गया हेल्थ सेगमेंट कंप्लीट, और अब आपने क्या देखना है, ऑफ कोर्स इसके बाद भी सेगमेंट है, लेकिन उससे पहले कराची वालों के लिए खुशखबरी, और ये किसकी जानिब से हुसैन मार्केटिंग आपके लिए लाया है, एक ज़बरदस्त खूबसूरत बिजनेस प्लान के साथ लकासा वन मॉल। और ये कहाँ पर है? ये है मेन राशिद मिनास रोड पे, प्राइम लोकेशन पे, ऑफ कोर्स नियरेस्ट टू ये कराची यूनिवर्सिटी एंड नियरेस्ट टू कराची यूनिवर्सिटी, हसन स्क्वायर, एफबी एरिया, सब जगह से आपको है कन्वीनियंट और गहमा गहमी, यानी कि रौनकों वाली जगह। कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको यहाँ पर नुकसान हो। ऑफ कोर्स फायदे की बात है और हुसैन मार्केटिंग के साथ है। लेट्स सी उनका स्पेशल पैकेज देखते हैं।